वो भयानक वाकया मुझे आज भी याद है, जिस दिन मुझे घर आने में रात के 1 बज चुका था और गांव के कब्रिस्तान के पास मेरी बाइक अचानक से बंद हो गई थी। और उस रात में मेरे साथ जो भी हुआ, वो भयानक रात मुझे आज भी याद आती है तो मेरी रूह कांप उठती है। मेरा नाम विशाल है। मुझे आज भी याद है जब मैं औरंगाबाद शहर के छोटे से गांव में रहा करता था और मेरी पत्नी सीमा घर के कामों के साथ सिलाई मशीन चलाने का काम करती थी। मैं अपने गांव से 20 किलोमीटर दूर शहर औरंगाबाद में एक बड़ी कंपनी में सुपरवाइजर था। मैं हर रोज बाइक पर काम पर आया जाया करता था और मेरी पत्नी सीमा को बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल में जाना पड़ता था। स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूर होने के कारण सीमा बच्चों को छोड़ने स्कूल में जाती, लेकिन स्कूल की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत ही खराब था। दोनों तरफ घना जंगल और सुनसान इलाका था और उस रास्ते पर एक गांव का कब्रिस्तान भी था। अक्सर गांव वाले किसी काम से उस रास्ते से जाना हो तो सुबह के समय पर ही जाया करते थे और दोपहर के समय पर तो उस रास्ते से जाना मतलब शेर की गुफा में जाने के बराबर था। सीमा बच्चों को स्कूल के लिए छोड़ने उस रास्ते जब भी जाती, उसकी नजर उस कब्रिस्तान पर जरूर जाती, लेकिन सीमा उसको नजरअंदाज करते हुए वहां से निकल जाती। वह सुबह बच्चों को ले जाना और शाम घर वापस ले आना थोड़ा मुश्किल ही था, लेकिन 2 दिन के बाद स्कूल को दिवाली त्योहार की छुट्टियां लगने वाली थी और सीमा को भी स्कूल से थोड़ी फुर्सत मिलने वाली थी। हमारे घर में दिवाली की तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही थी। मुझे भी कंपनी से त्योहार के लिए 3 दिन की छुट्टी मिली थी, लेकिन दिवाली की उस रात अपने बच्चों के साथ पटाखे जला रहा था और हम सब एंजॉय कर रहे थे। मैं और मेरे बच्चों ने खूब पटाखे फोड़े और खाना खाने के बाद बच्चे अपने कमरे में सोने गए। सीमा और मैं भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गए। हम दोनों बातें करते करते हमारी भी आंखें लगने वाली थी। तभी अचानक जोरों से रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो आवाज सुनकर मेरी नींद उड़ गई। सीमा और मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गए और वो आवाज सुनने लगे। तभी मैंने खिड़की के पास जाकर देखा तो आवाज पड़ोस के घर में से आ रही थी। मैंने और सीमा ने तुरंत बाहर जाकर देखा कि आखिर क्या हुआ है। हम दोनों उस दरवाजे के पास गए और दरवाजा खोला और देखा तो अंदर एक औरत जिसका नाम वैशाली था। वो शायद प्रेग्नेंट थी और उस रात उसकी शायद डिलीवरी होने वाली थी। उसका पति उसके बाजू में शराब पीकर नशे में धूत पड़ा हुआ था। वैशाली की रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले भी बाहर आ चुके थे, लेकिन वैशाली की मदद के लिए न कोई औरत न कोई आदमी आगे बढ़ रहा था। दरअसल वैशाली का पति शराब पीकर गांव वालों से छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ता रहता था, इसलिए कोई इस मामले में पड़ना नहीं चाहता था। लेकिन मेरी पत्नी सीमा को वैशाली की ऐसी हालत देखी नहीं गई। उसने चिल्लाते हुए मुझे कहा, विशाल क्या देख रहे हो, उसे हॉस्पिटल लेकर चलो, दिखता नहीं वो कितनी दर्द से तड़प रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले सीमा बोली, अगर उसकी जगह मैं रहती तो तू ऐसे ही देखता रहता। सीमा की बात सुनकर मैंने अपने जेब से मोबाइल निकालकर एम्बुलेंस का नंबर डायल किया और बोलने लगा, हेलो, यहाँ पर एक इमरजेंसी है। तभी एम्बुलेंस के ड्राइवर ने जवाब देते हुए कहा, जी सर, मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊंगा, मुझे आप आपका एड्रेस बताइए। मैंने एम्बुलेंस वाले को अपना एड्रेस बताया और फोन काट दिया। अब जाकर सीमा ने राहत की सांस ली और सब गाँव वाले एम्बुलेंस का इंतजार करने लगे। लगभग आधे घंटे के बाद जोर जोर से सायरन का आवाज करते हुए एम्बुलेंस गाँव में पहुँच चुकी थी, लेकिन एम्बुलेंस अभी भी वैशाली के घर से दूर ही थी और एम्बुलेंस वहां जा नहीं सकती थी। एम्बुलेंस आने के बाद मैंने वैशाली के पति को उठाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन वो नशे में धूत था। यहाँ वैशाली दर्द के मारे रोई जा रही थी। अब मुझे वैशाली की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। मैंने तुरंत वैशाली को अपने दोनों हाथों से उठाकर एम्बुलेंस की तरफ जाने लगा, लेकिन वैशाली रोते रोते मेरी तरफ देखी जा रही थी। उसे अलग ही एहसास हो रहा था। वो मुझे बड़ी प्यार से देखे जा रही थी। मैंने जैसे तैसे वैशाली को एम्बुलेंस में लिटाकर बाहर आ गया। तभी सीमा बोली, मैं भी जाती हूँ वैशाली के साथ, और सीमा एम्बुलेंस में बैठ गई। और तुम भी बाइक से हमारे पीछे आओ। और मैं भी सीमा की बात मानकर अपनी बाइक लेकर एम्बुलेंस के पीछे हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गए। लगभग रात के 1 बजे के आसपास एम्बुलेंस हॉस्पिटल में पहुंच गई और मैं भी हॉस्पिटल के पास पहुंच चुका था। मैंने बाइक स्टैंड पर लगाई और एम्बुलेंस की तरफ दौड़ता गया। तभी हॉस्पिटल के 2 कर्मचारी बाहर दौड़ते हुए स्ट्रेचर लेकर आए। मैंने अंदर जाकर वैशाली को स्ट्रेचर पर लिटाया और 2 कर्मचारी वैशाली को हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगे। तभी मैंने देखा वैशाली मुझे घूरे जा रही थी। फिर मैं और सीमा ने हॉस्पिटल में जाकर
फॉर्मेलिटी पूरी करी और हम दोनों वहां से घर के लिए रवाना हो गए। लगभग रात के 3 बजे हम दोनों अपने घर पहुंच गए। घर में जाकर देखा तो बच्चे सो रहे थे। फिर हम भी दोनों अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह के 6 बजे होंगे कि मेरे कानों में अजीब सी जोर से चिल्लाने की आवाज आई और मेरी नींद उड़ गई। मैंने खिड़की से देखा तो वैशाली का पति जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो वैशाली को आवाज दे रहा था। उसे अभी भी पता नहीं था कि वैशाली कहाँ पर है। मैंने तुरंत बाहर जाकर उससे कहा, तुम्हारी पत्नी वैशाली हॉस्पिटल में है। तभी वैशाली का पति बड़े आवाज में बोला, क्या हुआ मेरी पत्नी को और वो कहाँ है? वो जैसे बोले जा रहा था उसके मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। तभी मैंने रात की पूरी घटना उसे बताई। तभी वैशाली के पति के आंखों में आंसू आ गए। तभी वैशाली का पति हॉस्पिटल का एड्रेस लेते हुए वहां से हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। लगभग दोपहर के 12 बजे हो गए कि वैशाली का पति हॉस्पिटल में पहुंच गया। इतने बड़े हॉस्पिटल में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वैशाली कौन से वार्ड में है। तभी वहां से गुजर रहे एक वार्ड बॉय से वैशाली के पति ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं डिलीवरी वार्ड्स कहाँ पर है? तभी वार्ड बॉय ने कहा, जी मेरे साथ आइए। वार्ड बॉय ने रिसेप्शन पर जाकर नर्स से पूछा, मैडम वैशाली शर्मा कौन सी वार्ड में है? तभी नर्स ने वैशाली के पति को देखते हुए कहा, 24 नंबर वार्ड में। इतना कहने के बाद वैशाली का पति 24 नंबर वार्ड की तरफ चला गया। उसने जैसे दरवाजा खोला तो देखा बच्चे की रोने की आवाज जोर जोर से आ रही थी। वैशाली के पति ने जाकर बच्चों को उठाकर अपने सीने से लगाकर रोने लगा, क्योंकि शादी के 3 साल बाद पहली बार वैशाली को बच्चा हुआ था। लेकिन वैशाली के पति को बच्चा होने की खुशी में उसका वैशाली पर ध्यान नहीं था। थोड़े समय के बाद वैशाली का पति वैशाली के बगल में जाकर बैठा और रोते रोते कहने लगा, वैशाली मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। वैशाली का पति रोते रोते बोल रहा था, लेकिन वैशाली कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसने वैशाली का हाथ पकड़ा तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। यह देखकर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। फिर उसने वैशाली के नाक के पास अपनी उंगली लेकर देखा तो वैशाली की सांसें बंद थी। यह देखकर वैशाली का पति का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा और चेहरे का रंग पीला पड़ गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, वैशाली तुम मुझे छोड़ के कैसे चली जा सकती हो? तेरा बच्चा रो रहा है। वैशाली उठो, मैं अभी कभी शराब नहीं पीऊंगा। वैशाली उठो ना। वैशाली के पति की रो रो कर आंखें लाल हो गई। वो अपने आप को कोस रहा था, अगर कल मैं शराब न पीता तो वैशाली आज जिंदा रहती। तभी अचानक जोर से दरवाजे खुलने की आवाज आई। वैशाली के पति ने देखा तो डॉक्टर और नर्स अंदर आ चुके थे। डॉक्टर ने पूछा, आप कौन हो इसके? तभी वैशाली के पति ने जवाब देते हुए कहा, मैं वैशाली का पति हूँ, और बात को जारी रखते हुए बोला, डॉक्टर साहब देखो ना, मेरी वैशाली मुझसे बात नहीं कर रही है। डॉक्टर साहब देखो ना क्या हुआ है वैशाली को। तब डॉक्टर ने कहा, रात भर कहाँ थे? तुम्हारी पत्नी तो रात में ही मर चुकी है। अब जल्दी जाकर रिसेप्शन पर फॉर्मेलिटी पूरी करो और वैशाली के बॉडी को अपने घर ले जा सकते हो। वैशाली के पति ने रिसेप्शन पर जाकर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। तब दोपहर के 2 बजे होंगे। लगभग आधे घंटे के बाद हॉस्पिटल के 2 कर्मचारी आकर वैशाली के बॉडी को एम्बुलेंस में डालकर गांव की तरफ रवाना हो गए। इधर मैं और सीमा भी रात की भागदौड़ की वजह से घर पर ही थे और दोनों वैशाली के बारे में ही सोच रहे थे। तभी अचानक जोर जोर से आवाज आने लगी। देखा तो आवाज एम्बुलेंस के सायरन्स की थी। एम्बुलेंस को ऐसे आते देख सब लोग हैरान थे। अब लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल गूंज रहे थे। तभी एम्बुलेंस गांव में पहुंच गई। एम्बुलेंस के अंदर से हॉस्पिटल के 2 कर्मचारी बाहर आ गए। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर मेरी और सीमा की धड़कनें बढ़ रही थी। तभी एम्बुलेंस के ड्राइवर ने पीछे का दरवाजा खोला। तभी हॉस्पिटल के 2 कर्मचारी अंदर गए और वैशाली की बॉडी लेकर बाहर आ गए। उसकी बॉडी सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। यह सब देखने के बाद लोगों को समझने में देर नहीं लगी। अब मेरी और सीमा की भी हालत खराब हो गई। सीमा का तो पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। हॉस्पिटल के 2 कर्मचारियों ने बॉडी को लेकर घर तक पहुंचाकर एम्बुलेंस हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई। तब मैंने वैशाली के पति से पूछा, आखिर ये कैसे हुआ? वैशाली के पति ने रोते रोते जवाब देते हुए कहा, इस सब का मैं ही जिम्मेदार हूँ। मेरी वजह से ही वैशाली की मौत हुई है। अगर मैं शराब न पीता तो शायद वैशाली बच जाती। वैशाली के पति ने बात को जारी रखते हुए कहा, डॉक्टर ने कहा कि डिलीवरी के समय पर ही वैशाली की हालत बहुत खराब हो गई थी। हमने तो बच्चे को बचा लिया लेकिन वैशाली को बचा नहीं सके। फिर सब गांव वालों ने मिलकर वैशाली को जलाने का बंदोबस्त किया
और उसको जलाने के लिए उस कब्रिस्तान में ले गए। वैशाली की बॉडी को जलाने के बाद सब लोग अपने अपने घर आ गए और मैं भी अपने घर आ गया। घर आने के बाद नहा धो के सब ने खाना खाकर सो गए। अगले दिन मैं उठकर अपने काम पर चला गया और सीमा को भी घर का सामान लाने के लिए मार्केट जाना था। मैं काम पे जाने के बाद सीमा भी मार्केट के लिए चली गई। रास्ते में जाते जाते सीमा की नज़र उस कब्रिस्तान पर गई जहाँ पर वैशाली की लाश को जलाया गया था। वहाँ पर अभी भी थोड़ा थोड़ा धुआं निकल रहा था। यह सब देखकर सीमा के सामने वैशाली का चेहरा बार बार आ रहा था। ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक सीमा के शरीर में एक झंझनाहट सी हुई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी सीमा ने अपना ध्यान दूसरी तरफ लेते हुए वहां से तुरंत चली गई और मार्केट में जाने के बाद सामान खरीदने लगी। सामान खरीदते खरीदते कब दोपहर का 1 बज गया सीमा को पता ही नहीं चला और वो अकेली उस रास्ते से घर की तरफ निकल गई। दोपहर के 1:30 बज चुके थे और कड़ी धूप में सीमा उस रास्ते से जा रही थी। रास्ता पूरा सुनसान था। दोपहर के समय पर कड़ी धूप में न कोई इंसान उस रास्ते से गुजरता न किसी की गाड़ी, लेकिन सीमा आज उस रास्ते से अकेली घर जा रही थी। सीमा जैसे ही कब्रिस्तान के पास आ गई उसकी धड़कनें तेज हो गई क्योंकि झाड़ियों से ठंडी हवा का झोंका जोर से आया। तभी सीमा को ऐसा लग रहा था कि कोई उसे जोर से धक्का मार रहा हो और वो जोर जोर से आगे की ओर जाने लगी। तभी सीमा के कानों में एक अजीब सी आवाज आई जो उसे उसके ही नाम से पुकार रही थी, सीमा सीमा। यह आवाज सुनकर सीमा यहाँ वहाँ देखने लगी, लेकिन सीमा को वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी अचानक सीमा की नजर वैशाली के जलते हुए लाश पर गई जहाँ पर अभी भी धुआं निकल रहा था। सीमा ने देखा तो धुएं में उसे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था, लेकिन सीमा को ये सब देखने के बाद पसीने से तरबतर हो गई और सीमा जोर जोर से भागने लगी। उसे सामने कुछ भी दिख नहीं रहा था, वो सिर्फ भागी जा रही थी। तभी एक गाँव का आदमी वहाँ से साइकिल पर जा रहा था। उसने सीमा की ऐसी हालत देखकर उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतना क्यों भाग रही हो? सीमा कुछ बोल पाती उससे पहले बेहोश हो गई। फिर उस आदमी ने सीमा को घर पहुंचाया। सीमा कुछ बोल पाती उससे पहले बेहोश हो गई। फिर उस आदमी ने सीमा को घर पहुंचाया। शाम के 7 बजे थे। अब मैं भी घर आ चुका था। मैंने देखा सीमा बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसको तेज बुखार था। फिर मैंने तुरंत उसको लेकर डॉक्टर के पास ले गया और फिर दवा गोली लेकर घर वापस आ गए। अब सीमा की हालत नॉर्मल थी। दूसरे दिन मैं जल्दी उठकर नाश्ता करके काम पर निकल गया, लेकिन सीमा कुछ आज बदली सी दिख रही थी। ना तो उसका घर के कामों पर ध्यान था न बच्चों पर। पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमने लगी और अकेली कुछ बड़बड़ाती, लेकिन सीमा पर किसका ध्यान नहीं था। वह हर रोज ऐसे ही घूमती रहती थी, न कुछ खाती न कुछ पीती। ये सब देखकर मुझे लगा सीमा ये सब जानबूझकर कर रही है। फिर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने सीमा को गुस्से से फटकारते हुए कहा, सीमा तुझे क्या हुआ है? तू ना तो घर का काम करती है ना बच्चों पर ध्यान देती है। पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमती रहती हो। लेकिन सीमा बिना बोले वहां से निकल जाती है। अगले दिन फिर से सीमा गांव में इधर उधर घूमने लगी। ये सब देखकर मैंने सीमा के गाल में 2 थप्पड़ लगाए। फिर भी सीमा कुछ नहीं बोली। ये सब कुछ देखकर मैं गुस्से से बोला, सीमा तो ऐसे करेगी ना तो चले जा अपने घर। मैं कल तुझे तेरे मायके छोड़ के आता हूँ। दूसरे दिन विशाल ने अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने का फैसला किया और अगले ही दिन सीमा को लेकर सीमा के माँ बाप के यहाँ ले गया। जैसे हम सीमा के घर पहुँचने के बाद ऑटो से उतरे तो देखा सीमा अजीब सी हरकतें करने लगी, इधर उधर देखने लगी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो पहली बार कोई नई जगह पर आई हो। सीमा के माँ बाप भी और उसकी बड़ी बहन उसे देखकर हैरान थे। सीमा न किसी को पहचान रही थी न किसी से बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि सीमा की याद दस गई हो। फिर मैंने सीमा के बारे में उसके माँ बाप को सब बातें बताई। मेरी ये बातें सुनकर घर वालों को भी ऐसा लगा कि सीमा की तबीयत ठीक न होने के कारण यह सब कर रही है। लेकिन सीमा की बड़ी बहन आशा को सीमा को देख कुछ अलग ही लग रहा था। आशा को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी देर के बाद मैं भी वहाँ से अपने घर निकल आया क्योंकि बच्चे भी घर पर ही थे। मैं घर आने के बाद सीमा को उसके माँ बाप पूछने लगे कि बेटा क्या हुआ है, लेकिन सीमा कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी सीमा की बड़ी बहन ने अपने अलमारी से पवित्र बाइबल लेके आए क्योंकि उसका जीसस पर बहुत ही विश्वास था और वो पूरा दिन बाइबल ही पढ़ती रहती थी। जैसे उसने सीमा के हाथ में बाइबल दिया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और भयानक आवाज में बोलने लगी, इसे मेरे पास मत लेकर आओ,
मुझसे दूर लेके जाओ। सीमा के ऐसी खौफनाक आवाज सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए और सबकी सांस से मानो रुक ही गई और सबका शरीर थर थर कांपने लगा। लेकिन सीमा की बड़ी बहन आशा ने हिम्मत करके उससे पूछा, कौन हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? तभी सीमा ने बदलती आवाज में जवाब देते हुए कहा, मैं वैशाली हूँ। इतना बोलने के बाद सीमा बेहोश हो गई और इतना कुछ सुनने के बाद सीमा के घर वाले समझ चुके थे कि सीमा के अंदर कोई बुरी आत्मा है जो उसे अंदर के अंदर खाई जा रही है। तभी आशा ने उसी रात में अपने गांव के चर्च के पादरी को बुलाया और सब लोग अपने घर में पादरी की राह देखने लगे। थोड़ी देर के बाद पादरी घर पहुंच गए और फिर सीमा के चारों ओर बैठकर और सब लोग बैठकर प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना की आवाज सुनकर सीमा यहाँ वहाँ भागने लगी, लेकिन घर का दरवाजा बंद होने के कारण वो बाहर नहीं जा सकती थी। तभी पादरी चिल्लाते हुए बोले, कौन है तू? तभी सीमा बदलती आवाज में बोली, मैं वैशाली हूँ। तभी पादरी फिर से बोला, क्यों सीमा को परेशान कर रही हो? निकल जा तू उसके शरीर से। उसने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इसे तू परेशान कर रही है? तभी सीमा ने कहा, मुझे इसका पति चाहिए। तभी पादरी बोला, उसके पति ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तभी सीमा बोली, उसने तो मेरी मदद करी है। मैं दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। सब लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन इसके पति ने मेरे को उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचाया, इसलिए मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। वो मुझे बहुत पसंद आ गया था। ये सब सुनकर सबकी दिल की धड़कनें बढ़ गई, क्योंकि वैशाली की आत्मा सीमा के पति के लिए सीमा के शरीर में आ चुकी थी। तभी सीमा आगे बोली, मैं इसके शरीर में रहकर उसके पति के साथ सोती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने साथ उसे लेकर ही जाऊंगी। तभी सीमा के पिताजी गुस्से में आकर बोले, जल्दी छोड़ दे मेरे बेटी का शरीर, नहीं तो मैं कब्रिस्तान में जाकर जहाँ तुझे जलाया है वहाँ जाकर कील ठोक दूंगा। यह सुनकर सीमा बदलती आवाज में बोली, जाओ कील ठोको, लेकिन उससे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। इससे तुम्हारी बेटी को ही तकलीफ होगी। अब सबको समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या करे। तभी पादरी ने घर वालों से कहा, सीमा को चर्च ले जाना पड़ेगा और 3 दिन तक इसे बाहर निकलने नहीं देना होगा। और सीमा को चर्च में ले गए और 3 दिन तक प्रार्थना करते रहे। उसके बाद वैशाली की आत्मा सीमा के शरीर से निकल चुकी थी। अब सीमा नॉर्मल थी और सबको पहचान रही थी और खाने पीने लग रहे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तभी लगभग 1 महीने के बाद मुझको कंपनी में कुछ ज्यादा काम होने के कारण रात के लगभग 12 बज गए थे और रात में उसी रास्ते से बाइक से अपने घर जा रहा था। रास्ता भी सुनसान था। अमावस्या की काली रात होने के कारण अंधेरे को चीरते हुए मैं अपने घर की ओर अकेला ही जा रहा था। जैसे ही मैं कब्रिस्तान के पास पहुंच गया और मेरी बाइक अचानक से झटका मारते हुए बंद हो गई। इतने भयानक अंधेरा, ऐसे में मेरी बाइक का बंद होना, ये सब कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बाइक को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। आसपास में ना कोई घर, न रास्ते पर किसी की गाड़ी आ रही थी। घर भी 2 किलोमीटर दूरी पर ही था। मैंने सोचा बाइक को धक्का मारते हुए घर ले जाऊंगा और मैंने बाइक को धक्का मारना शुरू ही किया था कि सामने से अचानक जोर से हवा आने लगी। हवा भी इतनी ठंडी थी कि मेरा शरीर ठंड से कांपने लगा। मैंने जैसे ही बाइक को आगे ढकेला, लेकिन बाइक आगे नहीं बढ़ रही थी। तेज हवा की वजह से मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को आगे की ओर धकेल रहा था, लेकिन बाइक आगे नहीं बढ़ रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इतनी जोरों से हवा कैसे आने लगी। तभी अचानक मुझे किसी पैरों की आवाज आने लगी, जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा हो। मैंने जैसे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। फिर मैंने गहरी सांस लेते हुए बाइक को धक्का मारना शुरू कर दिया। अब हवा भी बंद हो चुकी थी। मैं धक्का मारते मारते 2 या 3 कदम ही आगे बढ़ा होगा, तभी एकदम से सामने से कोई चीज तेजी से रास्ते के इस पार से उस पार झाड़ियों में गई। मुझे लगा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा। इतना ही सोच रहा था कि अचानक उस झाड़ियों में से जोर से पत्थर आया और मेरे बाइक के हेडलाइट पर जोर से लगा। तभी मैं इतने काले और भयानक अंधेरे में इधर उधर देखने लगा। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट से इधर उधर देखने लगा, लेकिन इतने अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। अब मैं समझ चुका था कि रात के 1 बजे इतने घने जंगल में कोई इंसान तो नहीं हो सकता। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मेरे कानों में घुंघरू की आवाज आने लगी और फिर मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो
मेरे सामने एक भयानक चेहरा, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, और वो वैशाली थी। वैशाली अपनी खौफनाक आंखों से मुझे घूरे जा रही थी। ये सब देखने के बाद मेरा दिल मानो गले से मेरे हाथ में आया हो इतनी तेजी से धड़कने लगा। तभी वैशाली की आत्मा बोली, विशाल मुझे पहचाना? मैं वैशाली, जिसको तूने हॉस्पिटल में पहुंचाया था। किसी ने मेरी मदद नहीं करी, लेकिन तूने मुझे बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले गया। तू मुझे बहुत पसंद आ गए। मैं तुझे अपने साथ लेके जाऊंगी और तुझे अपना बनाऊंगी। इतना सुनने के बाद मैंने बाइक को वहीं छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगा, और वैशाली की आत्मा भी डरावनी आवाज के साथ मेरा पीछा करते करते गांव के आसपास आ पहुंची। तभी वैशाली चिल्लाते हुए बोली, कितना भागोगे विशाल? मैं तो तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। इतना बोलकर वैशाली वहां से गायब हो गई, और मैं हाफते हाफते घर के दरवाजे के पास आ पहुंचा और दरवाजे पर जोरों से हाथ मारकर नीचे गिर गया और बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं अपने घर में बेड पर सोया हुआ था। अब आगे क्या होगा? विशाल और सीमा वैशाली की आत्मा से छुटकारा पाएंगे? क्या वैशाली की आत्मा विशाल को मारकर अपने साथ लेकर जाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या होगा आगे? नीचे कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा, और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करना ना भूलें।